हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम अध्यारोपण माध्यम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे जो है किसी निकाय में काफ़ी सारे आवेश हैं, उनके मध्य जो है बल लग रहा है, तो जो है इन बलों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है उसको हम इस सिद्धांत के माध्यम से पता करेंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले यह जानते हैं। यह कहता है दो या दो से अधिक आवेशों वाले निकाय में सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना चीज हो गया। तो क्या कह रहा है, सीधा सीधा दो या दो से अधिक आवेशों वाले निकाय में सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसा कि इसने एक सिस्टम ले लिए, इसमें जो है Q1, Q2, Q3 इसी हिसाब से चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के हिसाब से हम जो है किसी एक आवेश पर लगने वाला जो है नेट बल कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एक Q1 चार्ज हो गया, इसकी स्थिति सदिश R1, Q2 चार्ज हो गया, इसकी स्थिति सदिश R2, Q3 हो गया, ठीक है, इसकी स्थिति सदिश R3। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला नेट बल हमें पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं Q1 पर लगने वाला जो नेट बल है, Q1 पर लगने वाला नेट बल क्या है, F है। ठीक है, तो F इक्वल तो बाई Q2 के कारण जो है Q1 पर लगने वाला बल, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q1 Q2, फिर इनके बीच डिस्टेंस, तो जो ये सदिश बनेगा इनके बीच स्थित सदिश वो क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, इसके बाद R12, इसके बाद फिर Q3 से Q1 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा R, इसी हिसाब से प्लस डाटा R मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। मान लेते हैं इसी में एक कोई चार्ज है Q0। ठीक है, इसकी स्थिति सदिश है R0। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमें इस Q0 चार्ज पर जो है इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला नेट बल पता करना है, परिणामी बल पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस Q1 के कारण देखते हैं इस Q0 पर लगने वाला बल, इसकी दिशा इस साइड होगी, इधर होगा, Q2 के कारण इधर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं Q1 के कारण जो बल लग रहा है बल की दिशा है इस साइड है, और ये हो गया क्या, F01। ठीक है, इसी हिसाब से Q2 के कारण जो Q0 पर बल लग रहा है ये क्या हो गया, F02। इसी हिसाब से Q3 के माध्यम से देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, F03। तो मान लेते हैं कि जो Q0 पर लगने वाला नेट बल है, Q0 पर लगने वाला, ठीक है, नेट बल मान लेते हैं वो F है। ठीक है, तो अब F इक्वल क्या क्या पता करना है हमें, क्या क्या हो जाएगा, टोटल F01 प्लस F02, ठीक, F03
3। इसी हिसाब से अगर और 4 लेंगे डॉट डॉट मान लेते हैं n तक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इतना हो गया। अब जो है f01 की वैल्यू रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा Q0 Q1/R01 का क्या हो जाएगा स्क्वायर R01 का प्लस और क्या हो जाएगा इसके बाद 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 Q2/R02 का स्क्वायर R02 का प्लस Q0 Q3/R03 का स्क्वायर R03 का प्लस डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट ये दोनों कॉमन है, कॉमन हो गए, ठीक है। तो इसमें बचेंगे Q1 R01 का स्क्वायर, ठीक है, Q1 R01 का स्क्वायर R01 का प्लस Q2 R02 का स्क्वायर, इसके बाद R02 का प्लस Q3 R03 का स्क्वायर R03 का प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब जो है Q0/4 एप्सिलॉन नॉट, अब इसको जो है हमें क्या करते हैं इन सभी पदों का सम लिख लेते हैं। तो सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा QI/RI का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा ये R कैप, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा I जो है इनिशियल मतलब टोटल ये कहाँ कितना हो रहा है I = 1 to कितने n तक, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास जो है कि सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण होता क्या है, जब बहुत अधिक संख्या में आवेश एक दूसरे के बहुत नज़दीक व्यवस्थित होते हैं तो आवेशों की इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। जैसा क्या हो गया कि जब अधिक संख्या में आवेश बहुत नज़दीक व्यवस्थित होते हैं तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब भाई अब कैसे हम समझ लेते हैं कि बहुत अधिक संख्या में है, जैसे देखो कोई एक छड़ है, ठीक, कोई एक छड़ है, इस पर जो है 10 नैनो कूलाम का चार्ज है, ठीक है। तो यदि इस छड़ पर 10 नैनो कूलाम का चार्ज है मीन्स इस पर जो है लगभग 10⁻10, ठीक है, आवेश इस पर उपस्थित होंगे। लगभग कितने आवेश इस पर उपस्थित होंगे 10⁻10 आवेश, ठीक है। तो ये क्या है 10⁻10 काफ़ी संख्या में होंगे ना। तो जब जो है बहुत अधिक संख्या में आवेश बहुत नज़दीक व्यवस्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है। अच्छा, ये सतत आवेश वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, सतत आवेश वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जो है कम ही जगह में जो है बहुत अधिक मात्रा में पहले से आवेश हैं, आवेशों की संख्या अधिक हो गई, ठीक है। अब जो है यदि हमें इसमें से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले नेट बल को फाइंड करना हुआ, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है उस आवेश पर अन्य आवेश द्वारा, ठीक है, लगाए जाने वाले अलग अलग बलों को ज्ञात करना होगा, उसके बाद उन सभी को जोड़ना होगा। तो ऐसा क्या कर पाएंगे भाई, नहीं संभव है ना। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं आवेशों को जो है उनके वितरण को सतत आवेश, उनके वितरण को क्या मान लेते हैं सतत मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सतत मान लेते हैं। अब सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है
क्योंकि भाई जो हमारे पास जो है जो वस्तुएं होती हैं वो 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से सतत आवेश वितरण भी जो है इसी हिसाब से बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये सतत आवेश वितरण जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक। तो एक कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहला क्या हो गया, जब जो है ये आवेश जो है एक बीमा में वितरित होते हैं, ठीक है। जब ये आवेश एक बीमा में, जैसे एक छड़ है, मान लेते हैं एक कोई हम छड़ ले लेते हैं या पतली, ठीक है, छड़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, छड़ जो है एक बीमी है, ठीक है। तो जब आवेश एक बीमा के अंदिश वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एक बीमा के अंदिश, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है हमारा, पृष्ठ आवेश वितरण। इसको हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा आवेश 2 बीमा के अंदिश व्यवस्थित हो, ठीक है, 2 बीमा के अंदिश व्यवस्थित हो। तो इस प्रकार आवेश के वितरण को, इस प्रकार के आवेश के वितरण को क्या कहेंगे हम, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इतना चीज हो गया। और तीसरा क्या है हमारा, आयतन आवेश वितरण। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आयतन भाई कितने बीमाओं से का होता है, 3 ना, 3 डायमेंशन होता है ना, त्रिविमीय। तो जब कोई आवेश जो है 3 बीमा के अंदिश वितरित होता है तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम जो है, तो इसमें नेट फोर्स ज्ञात करने के लिए, जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कलन बेस्ड, ठीक है, कैलकुलस मेथड के माध्यम से हम इस समस्या का निदान करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कैलकुलस माध्यम से हम जो है कि किसी चार्ज पर जो है नेट बल कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक। अब तो अध्यारोपण के माध्यम से तो हम फाइंड कर नहीं सकते, तो हम कैलकुलस मेथड के माध्यम से कैसे जो है हम फाइंड करेंगे। इसके लिए जो हम ये जो आवेश का वितरण है, इसमें हम क्या सबसे पहले पता करेंगे, आवेश घनत्व को पता करेंगे, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण जो है विद्युत बल को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, रेखीय आवेश वितरण, ठीक, इसके माध्यम से देखते हैं। तो मान लेते हैं यही जो है एक छड़ है, ठीक है, इस पर जो है इस प्रकार से आवेश व्यवस्थित है। मान लेते हैं इसके छोटे से पार्ट, छोटा सा पार्ट जिसका लंबाई मान लेते हैं dl है, ठीक है। और इस पर जो है इस छोटे से पार्ट का जो है कितना चार्ज है, मान लेते हैं dq चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से एक q0 चार्ज यहाँ से r0 पर व्यवस्थित है, ठीक। इस छड़ का छोटा सा पार्ट जिसमें जो है dq चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं इसका रेखीय आवेश वितरण का, ठीक है, आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश वितरण के आवेश घनत्व को हम जो है किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है, लैम्डा।
तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या हो गया हमारा? लैम्डा इक्वल डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब यहाँ से हम डी क्यू के इक्वल क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू डी एल। इतना हो गया। अब यहाँ से हम जो है क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले से इस छोटे से लंबाई पर जो आवेश है उसके कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल पता करते हैं। तो भाई बल भी थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो या थोड़ा सा जो बल है मान लेते हैं क्या है? डी एफ है। डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/4 नॉट क्यू जीरो, इसके बाद उस पर उपस्थित चार्ज डी क्यू। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है भाई? r0 दिखा है, r0 का स्क्वायर, इसका सदिश लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? r0 कैट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं 1/4 नॉट। ठीक है, Q0 एक तो हो गया। डी क्यू का हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। ठीक, डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एल अपान r0 का स्क्वायर, r0 कैट। ठीक है, अच्छा अब हमें इस पूरे छड़ के कारण जो है Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं भाई, दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं क्या हो गया? यफ। ठीक है, यफ हो गया। अब इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4 और क्यू नॉट, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यू नॉट और जो है 4 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों बाहर हो गए। बचा क्या अंदर हमारा? बचे क्या? लैम्डा। ठीक है, अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ठीक, और क्या बचेगा? r0 कैट। इसके बाद क्या बचेगा? ए डी एल। और जो है ये इंटीग्रेशन किसका करना है? संपूर्ण टोटल छड़ के लंबाई का। टोटल हम छड़ के लंबाई के अंदर हम जो है इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हम इस प्रकार से हम रेखीय आवेश वितरण के माध्यम से किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो है कैसे हम किसी चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व चाहिए होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, ये है डेल्टा। तो सेम इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। तो ऐसे मान लेते हैं ये है, इस पर चार्ज व्यवस्थित है। ठीक है, मान लेते हैं ये छोटा सा एरिया। ठीक है, ds, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है? dq है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dq बाई ds। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि dq इक्वल क्या? यहाँ से लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डी ds। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं इस जो है अल्पांश
क्षेत्रफल से जो है एक जो है क्यू नॉट चार्ज जो है जो कि इससे r डिस्टेंस पर स्थित है, इस पर लगने वाला नेट बल हमें पता करना है। तो इस छोटे से एरिया के कारण जो है इस क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल है मान लेते हैं वो क्या है डी एफ है। तो डी एफ के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बाद क्यू नॉट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर जीरो का स्क्वायर, आर जीरो कब हो जाएगा यही तो। अब जो है हमें इस क्षेत्रफल पर उपस्थित सभी आवेश का जो है सभी आवेश के कारण इस क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला फोर्स पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल के अंश जो है या संपूर्ण क्षेत्रफल को हमें क्या करने का पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, या संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है वो पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से सेम इसी तरीके से देखते हैं क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर इसी पर जस्ट अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से हम और क्या बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं एक डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद Q0, इसके बाद क्या आ जाएगा डेल्टा, इसके बाद फिर डी एल अपॉन क्या हो जाएगा R0 का स्क्वायर, R0 का, ठीक है। तो यहाँ से Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। फिर बचेगा क्या इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, इस सरफेस का करना है, यस, ठीक। और क्या रहेगा इसमें बचेगा क्या, और क्या ये तो कॉमन हो गए बाहर निकल गया डेल्टा, इसके बाद क्या बचेगा R0 का स्क्वायर, इसके बाद फिर क्या बचेगा R0 कैप, इसके बाद फिर क्या बचेगा डी। तो इस हिसाब से हम जो है पृष्ठ आवेश वितरण के माध्यम से जो है नेट चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण जो है किसी चार्ज पर लगने वाला जो है नेट फोर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण के कारण किसी आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा भाई, इसी तरीके से आयतन आवेश घनत्व सबसे पहले ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व मीन्स एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। और आयतन आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं कि रो से, ठीक है, रो RHO, ये रो है, ठीक, रो, ठीक है। क्या हो गया DQ, इसके ऊपर क्या हो जाएगा DQ अपॉन DV, V मीन्स वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई 3 डायमेंशन वाली वस्तु है, ठीक है, 3 डायमेंशन वाला कोई मैटर है। तो मान लेते हैं इसके थोड़े से वॉल्यूम, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम है dV, जिस पर जो है थोड़ा सा चार्ज DQ है, ठीक है। और इससे जो है ठीक एक क्यू नॉट का चार्ज जो कि R0 डिस्टेंस पर व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये इसका हो गया आयतन आवेश घनत्व। अब इसके माध्यम से हम जो है क्यू नॉट पर जो नेट फोर्स पर, तो सबसे पहले इस अल्पतम एरिया पर जो थोड़े से वॉल्यूम के कारण, ठीक है, इस थोड़े से आयतन के कारण जो है इस पर उपस्थित जो आवेश है इसके कारण क्यू नॉट पर जो हम क्या करेंगे
फोर्स पता करेंगे तो मान लेते हैं डी एफ हो गया, यही तो। अच्छा, डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई नॉट, यही तो। इसके बाद क्या हो जाएगा Q0, इसके बाद DQ, इसके बाद R0 का स्क्वायर, इसके बाद R0 नॉट हो गया, यही तो। अच्छा, इसके बाद हम DQ की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 पाई नॉट, ठीक है। इसके बाद Q0, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा ये DQ इक्वल रो इंटू dV, ठीक, क्या हो जाएगा रो इंटू dV अपान R0 स्क्वायर R0, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वॉल्यूम पर जो चार्ज है उसके कारण Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स हमें पता करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे मान लेते हैं टोटल लगने वाला फोर्स हो गया यार, और इसी टाइप से Q0/4 पाई नॉट, ये क्या है बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या हमारा, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका करना है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है। तो बचेगा क्या क्या, रो अपान R0 का स्क्वायर R0 कैप, इसके बाद क्या बचेगा dV, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अलग अलग विमाओं में उपस्थित आवेश के कारण जो है, आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला नेट बल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम अध्यारोपण सिद्धांत के माध्यम से नहीं ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक के लिए थैंक यू।